नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान चरण समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 लोकसभा सीटों के लिए 7वें और अंतिम चरण में मतदान कल होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाले अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार से रूस के अंदर के क्षेत्र में हमला करने की अनुमति दे दी है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान चरण समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों के लिए 7वें और अंतिम चरण में मतदान कल होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान होगा। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर तथा कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख नेताओं की राजनीतिक भाग्य कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। इन क्षेत्रों में निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों को भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। किसी प्रकार की घटना से निपटने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के स्वामी विवेकानंद स्मारक पर 45 घंटे ध्यान का आज दूसरा दिन है। इससे पहले श्री मोदी कल कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अमन मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री जिस मंडप पर ध्यान लगा रहे हैं, यह वही मंडप है जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। श्री मोदी ने वहां पर सूर्य अर्घ्य अनुष्ठान भी किया। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिण छोर है और यहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। श्री मोदी ने 33 वर्ष पहले 11 दिसंबर 1991 को इसी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई भागों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखी जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में गर्मी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पूर्व केरल और उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 6 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में मध्य वर्षा और तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए भी यही अनुमान व्यक्त किया है। बिहार में भीषण गर्मी से 29 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। ये मौतें पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। सबसे ज्यादा 12 मौतें औरंगाबाद जिले में हुई, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भोजपुर जिले में 6 जबकि रोहतास और जहानाबाद में 4-4 लोगों की मौत हुई है। बक्सर, अरवल और नालंदा जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत होने की खबर है। औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, पटना, नवादा और आसपास के इलाकों सहित यहां राज्य के
कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई है। मणिपुर पुलिस सेना, असम राइफल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्यों में लगाया गया है। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले ही खोले जा चुके हैं। राज्य सरकार ने राज्य की स्थिति को देखते हुए आज और कल के लिए सार्वजनिक उपकरणों, स्वायत्त निकायों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने भी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को 1 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इस बीच इम्फाल में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मणिपुर के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से रूस के अंदर के क्षेत्र में हमला करने की अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन के पूर्वी खार्किव क्षेत्र से सटे रूस के इलाकों पर ही जवाबी कार्रवाई की अनुमति दी है। यह फैसला खार्किव क्षेत्र में रूस की मजबूत स्थिति और युद्ध के मैदान में यूक्रेन के बिगड़ते हालातों को देखकर लिया गया है। हालांकि अमेरिका ने रूस के भीतर लंबी दूरी तक हमलों के लिए अपनी नीति में बदलाव नहीं किया है। यूक्रेन अभी भी अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतरी भागों में आक्रमण नहीं कर सकता है। बाइडेन ने यह निर्णय उस युद्ध की तरफ ले जाता है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार परमाणु हमले की संभावना व्यक्त करते रहे हैं। भारत और निकारागुआ ने आज आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस मोनकाडा कालिंड्रेस ने उनसे फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। भारत और जापान ने आतंकवादियों से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल हुए इस बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में सीमापार आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर भी चर्चा की। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने, संगठित अपराधों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में सूचना के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभ्यास तथा बहुपक्षीय मंचों के जरिए आतंकवाद से निपटने के सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मराह गांव में कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि कल देर रात सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकवादियों के मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस और सेना द्वारा पुंछ जिले में तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। गोलीबारी के बाद आतंकवादी अंधेरे के फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इस बीच भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2024 में त्रिसा जाली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी ने किम सो योंग और कांग ही योंग की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में 18-21, 21-19 और 24-22 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। यह स्पर्धा 1 घंटा 19 मिनट तक चली। हालांकि भारतीय जोड़ी को पहले सेट को 18-21 से गंवाने के कारण धीमी शुरुआत मिली। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने ओलंपिक की कांस्य पदक विजेताओं के विरुद्ध अच्छे
खेल का प्रदर्शन करते हुए शानदार वापसी की। जाली और गोपीचंद ने दूसरे और तीसरे सेट को 21-19 और 24-22 से जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।